प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की पतंग नामक कविता करवाते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 की पतंग नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि आलोक धनवाजी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के बदलते हुए रूप का वर्णन किया है। इसके साथ बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन भी किया है। तो देखिए, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, मूसलाधार बारिश का समय गुजर गया। तेज बौछारें, मूसलाधार बारिश का समय चला गया, भादो गया और भादो का महीना भी गुजर गया। सवेरा हुआ, शरद ऋतु रूपी सुबह हो गई, यानी शरद ऋतु का आगमन हुआ। सवेरा हुआ, शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु रूपी जो सुबह आती है, क्या हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कहता है जो शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु के समय आसमान में सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है, शरद ऋतु में आसमान में सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है, उसको कवि ने खरगोश की आँखों की लालिमा जैसा कहा है। तो सुबह, शरद ऋतु की सुबह जो होती है, वह खरगोश की आँखों की लालिमा के समान लाल होती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कवि कहता है शरद ऋतु पुल, झड़ी व बौछार। शरद ऋतु अनेक जड़ियों या बौछारों को पार करते हुए आई है, यानी शरद ऋतु से पहले वर्षा ऋतु का समय है। वर्षा ऋतु में कभी जड़ी लगती है तो कभी बौछारें होती हैं। तो शरद ऋतु अनेक जड़ी और बौछारों को पार करते हुए आ गई है। यहाँ अब शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए कौन? शरद ऋतु रूपी बालक। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण है। शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और उसी अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और उसकी जोर जोर से घंटी बजाते हुए, चमकीले संकेतों से बुलाते हुए, अपने चमकदार संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को क्या करता है? बुलाता है। फिर देखिए, शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से उसकी घंटी बजाते हुए, अपने चमकदार संकेतों के माध्यम से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपनी ओर बुला रहा है। लाइन समझ में आ गई होगी। अगली लाइन से देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए कवि स्पष्ट करता है कि यह शरद ऋतु रूपी बालक अपने चमकदार संकेतों से क्या करता है? और अपनी मधुर ध्वनि के द्वारा आकाश को इतना कोमल बनाते हुए, अपने चमकदार संकेतों से और अपनी मधुर ध्वनि से आकाश को इतना कोमल और मुलायम बना दिया कि पतंग ऊपर उठ सके, कि पतंग इस असीम आसमान में उठ सके। किसके द्वारा? पतंग उड़ाने वाले उस शरद ऋतु रूपी बालक ने आसमान को इतना कोमल और मुलायम बना दिया कि पतंग इस असीम आसमान में उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ कवि कल्पना करते हुए कहता है, या कवि की कल्पना है कि संसार की सबसे हल्की रंगीन चीज़ इस आसमान में उड़ान भर सके। कवि की कल्पना है कि सबसे हल्की फुल्की कोमल रंगीन चीज़ इस आसमान में उड़ान भर सके।
दुनिया का सबसे पतला कागज़। कवि कहता है कि दुनिया का सबसे पहला पतला कागज़, संसार का सबसे पहला पतला कागज़, बाँस की सबसे पहली पतली कमानी। संसार का सबसे पहला पतला कागज़ और बाँस की सबसे पतली कमानी, या बाँस की सबसे पतली जो धुरी है वो कमानी क्या कर सके, इस आसमान में उड़ाने भर सके। संसार का सबसे पतला कागज़, संसार की सबसे पतली कमानी इस आसमान में उड़ान भरे सके कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि स्पष्ट करता है कि इस तितलियों की नाजुक दुनिया, तितली के समान कोमल मुलायम, नाजुक माने कोमल मुलायम, तितलियों के समान नाजुक कोमल मुलायम और सुंदर बच्चे इस आसमान को, इस पतंग को आसमान में उड़ते हुए को देख करके बच्चे सीटियाँ बजानी शुरू कर देते हैं और किलकारियाँ मारनी शुरू करते हैं। आसमान में, इस असीम आसमान में पतंग के उड़ते हुए को देख करके तितलियों के समान नाजुक कोमल और सुंदर बच्चे उड़ते हुए आसमान में पतंग को देखकर खुश होकर सीटी बजाते हैं और खुश होकर किलकारियाँ मारने लगते हैं। यानी जब शरद ऋतु आती है तो बच्चे आसमान में पतंग उड़ते हुए को देख करके बड़े खुश होकर सीटी और किलकारी मारने लगते हैं। यहाँ कवि ने इस पद का भाव है कि इस पद के माध्यम से कवि ने प्रकृति के मनोहरी रूप का वर्णन किया है। भाषा सहचल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण शांत रस है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, छंद मुक्त रचना है। आशा आपको ये पद अच्छी तरह समझ में आया होगा।